अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर जो है पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम अपने लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, जिसके अंदर ईडी करंट को एक्सप्लेन करना था। आज हमारा क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स वर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। तो आपको मैं एक फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। आप इमेजिन करें कि ये एक मेटल की प्लेट है और ये सस्पेंडेड है किसी भी रॉड के साथ, और यहाँ पर लेफ़्ट और राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर मैं इस प्लेट को एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर और छोड़ दूँ, रिलीज़ करते ही ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाना शुरू करेगी। तो आप नोट करेंगे कि ये जो मेटल प्लेट है इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एक करके लिंक करना शुरू कर देंगी। पहले इसमें से कोई फील्ड लाइंस लिंक नहीं कर रही थी, नहीं पास कर रही थी, लेकिन अब जूं ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया, जो कि चेंज होगा। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस मेटल प्लेट, थिक मेटल प्लेट के अंदर ईडी करंट प्रोड्यूस करेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं लेंज लॉ के मुताबिक कि ये ईडी करंट यानी इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा कि वो इसके अंदर आने वाला फ्लक्स में इंक्रीज को अपोज करेगा। लिहाजा ये जो ईडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेट को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने से रोकेगा। इसी तरह अगर हम ये देखें कि मीन पोजीशन के बाद ये उस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ भी जाने की कोशिश करता है, तो जूं जूं ये उस तरफ जाना शुरू करेगा दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू कर देगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेट में से पास कर रही थी वो अब घटना शुरू करेंगी। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या ईडी करंट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब ये डिक्रीज को अपोज करेगा। सो अब ये इस प्लेट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, नहीं जाने देगा। सो इसी उसूल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब। इफ द ट्यूब इज मेड ऑफ मेटल, the magnet quickly approaches a terminal velocity, but if the tube is made of cardboard, the magnet falls with constant acceleration. Explain why the magnet falls differently in the metal tube than it does in the cardboard tube. मैंने यहाँ पर दो ट्यूब्स बनाई हैं और दो मैग्नेट्स रिप्रेजेंट किए हैं जिनको रिलीज़ कर दिया जाता है, और ये इस कार्डबोर्ड ट्यूब में और मेटेलिक ट्यूब में फॉल करते हैं, और इनका बिहेवियर हमसे पूछता है कि डिफरेंट क्यों है। देखें, कार्डबोर्ड एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें किसी किस्म की कोई ईडी करंट इंड्यूस नहीं होती। लिहाजा इसके अंदर जो ही एंटर होगा तो ये मैग्नेट एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता रहेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है कार्डबोर्ड ट्यूब। लेकिन अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो उसके अंदर तो मैग्नेट जूं जूं नीचे आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। उस इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोकने की कोशिश करेगा, और नतीजा ये निकलेगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इंड्यूस करंट इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अपोज करेगी। नतीजा ये निकलेगा कि इन दोनों फोर्सेस के इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये नेट फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो ऐड करेगी, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस मेटेलिक ट्यूब में नीचे आना शुरू कर देगा, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते होते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहता है द ट्रांसफार्मर सफर्स फ्रॉम ईडी करंट लॉस। एक्सप्लेन हाउ ईडी करंट अराइज। ये बताएं कि ईडी करंट कैसे अराइज होती है। स्टेट द फीचर्स ऑफ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू मिनिमाइज द ईडी करंट। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब में मैं आपको ऊपर आई बटन में ट्रांसफार्मर के टॉपिक का लिंक दे देता हूं। उसमें हमने एनर्जी लॉसेस पढ़े थे जो कि एक ट्रांसफार्मर के साथ अटैच होते हैं, और साथ साथ ये भी डिस्कस किया था कि इन इफ़ेक्ट्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है ताकि एक आइडियल ट्रांसफार्मर के हम ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंच सकें। ठीक है, अच्छा, तो इससे अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। उसमें कहता है कि एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन हाउ इंडक्शन इज़ यूज्ड इन अ कुक टॉप्स इन इलेक्ट्रिक रेंजेस। देखें, आपको मैंने यहाँ पर एक फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ।
आप इमेजिन करें कि ये एक मेटल की प्लेट है और इसके नीचे एक कॉइल लगी हुई है जिसको एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये चूल्हा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। जब आप इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इस में से अल्टरनेटिंग करंट पास करती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से, इस मेटल प्लेट में से पास कर रहा है, इसके साथ लिंक कर रहा है। चूंकि करंट चेंजिंग करंट है, लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड भी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। और चूंकि ये एक थिक मेटल प्लेट है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईडी करंट प्रोड्यूस होगी। चूंकि आप जानते हैं कि ईडी करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस वजह से ये प्लेट गर्म हो जाएगी और अगर आप इसके ऊपर कोई भी मेटल का बर्तन रखते हैं तो ये अपनी हीट उसको ट्रांसफ़र कर देगी। लिहाजा इसके प्लेट, मेटल प्लेट के ऊपर पड़ी हुई कोई भी चीज़ गर्म हो जाएगी। हर वो चीज़ जो मेटल से बनी है वो इसके ऊपर रखते ही गर्म होना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी नॉन मैग्नेटिक मेटल को इसके ऊपर रखेंगे तो वो हरगिज़ गर्म नहीं होगी। तो यही असूल है बिजली से चलने वाले चूल्हे का काम करना। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय टर्म बैक ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब में आप लोगों ने बैक ईएमएफ इन मोटर वाला टॉपिक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूं, आपने उसको फिर से देख लेना है और एक्सप्लेन करना है। इस सवाल के जवाब में उसने साथ ही पार्ट बी में ये भी पूछा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ एडवांटेज फॉर द आर्मेचर टू रोटेट इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रादर देन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें यूं रेडियल शेप का मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई क्यों नहीं करते। देखें, टार्क का फार्मूला ये है जिसमें थीटा एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, मैं आपको एरिया वेक्टर नहीं कह रहा, प्लेन ऑफ द कॉइल कह रहा हूँ। तो बात यह है कि जूं जूं कॉइल रोटेट करेगी तो टार्क का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, जिससे cos 0 1 होगा और ये टर्म हट जाएगी। सो ये जो लिखा हुआ है आपके पास NBAI, ये टार्क की मैक्सिमम वैल्यू है। सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फ़ायदा क्या होगा कि हर वक्त हर ओरिएंटेशन में मैक्सिमम टार्क एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द आर्मेचर रोटेटिंग फ्रीली then explain in terms of electromagnetic principles why the current in the armature progressively decreases as the angular velocity of the armature increases। पहला हिस्सा इस सवाल का ये कहता है कि ये बताएं कि करंट क्यों डिक्रीज होना शुरू हो जाती है जूं ही एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाए। तो इस सवाल का जवाब तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप ज़रा अगर आप नोट करें तो हमने ऑलरेडी इसमें ये देखा है कि बैक ईएमएफ जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, NAB एंड ओमेगा। तो जूं ही एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है तो साथ ही साथ ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाती है। बैक ईएमएफ के अगर बढ़ती है तो करंट तो उसके साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, सो करंट घटना शुरू कर देती है। अच्छा, इसी सवाल के पार्ट बी में उसने पूछा है व्हाई अ मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इज इवेंचुअली रीच्ड। तो अब ये पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते 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 एक खास वैल्यू तक क्यों पहुंच जाती है। तो इस सवाल का जवाब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं। मैं उसको और इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखें, एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एरिया ऑफ द कॉइल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है और करंट कितना पास कर रही है। आपने अक्सर घरों में नोट किया होगा कि बिजली हल्की हो जाए तो हमारे पंखे हल्के हो जाते हैं, यानी उनकी एंगुलर वेलोसिटी कम पड़ जाती है। तो इसी तरह वोल्टेज अगर बाहर से सप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो पंखे तेज़ी से चलना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो मोटर एक ख़ास
कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी तक पहुंचकर मजीद इसलिए एंगुलर वेलोसिटी उसकी नहीं बढ़ती, एक कांस्टेंट वैल्यू पर इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हैं, एरिया कांस्टेंट है और जो उसमें से पास करने वाली करंट है वो कांस्टेंट है। तो जब ये सब की सब कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी एक कांस्टेंट वैल्यू पर जाकर रुक जाती है, उससे मजीद नहीं बढ़ती। हाँ, करंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दें तो फिर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई जा सकती है, अदरवाइज एंगुलर वेलोसिटी फिक्स रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि ट्रांसफार्मर कोर्स कैन बी मेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, व्हाट आर द मेन फीचर्स दैट यू वुड रिक्वायर ऑफ मटेरियल टू मेक अ गुड ट्रांसफार्मर कोर। कहता है ट्रांसफार्मर का जो कोर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कपल्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, वो मुख्तलिफ मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, आप कौन सा प्रेफर करेंगे। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हम एक ऐसा मटेरियल प्रेफर करेंगे कि जिसके अंदर कम से कम लॉस अपीयर होता हो। हम जानते हैं कि ये कोर जो है वो एक तो मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए ताकि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकें। दूसरी क्वालिटी उसके अंदर ये होना चाहिए कि उसके अंदर पोर्स ना हो, क्योंकि उनकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लीक होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज के लिए हमने अच्छा क्वालिटी का कोर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तीसरी क्वालिटी उसके अंदर ये होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव परमिएबिलिटी वाला मटेरियल हो। जितना ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना ज़्यादा प्राइमरी में पैदा होने वाली चेंजेस सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच सकेंगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में कहता है सजेस्ट हाउ वेल ईच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वुड परफॉर्म। इनमें से कौन सा कहता है मटेरियल अच्छा होगा, आयरन, सॉलिड सॉफ्ट आयरन, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो भाई इसका जवाब ये है कि लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन वो होता है जो कि एक एसी साइकिल गुजरने पर कम एनर्जी ज़ाया करता है। हार्ड आयरन अगर लेंगे तो वो पर साइकिल ऑफ एसी ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ट्रांसफार्मर आपका गर्म हो जाएगा। और लेमिनेटेड वाला इसलिए ताकि जितने भी स्लाइसेस बनाए हुए हैं, जितने भी स्टॉकिंग की हुई है वो एक दूसरे से सेपरेट रहे, हर एक के अंदर पैदा होने वाली ईडी करंट उसी पार्ट के अंदर रहे, साथ वाले में ट्रांसफ़र ना हो, नहीं तो ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सो इन चार में से हमें जो सबसे ज़्यादा सूट करता है ट्रांसफार्मर के लिए वो है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि करंट इज़ इंक्रीजिंग इन द मैग्नीट्यूड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ जाएं, इस फिगर को देखें तो करंट इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रही है। कहता है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इफ़ एनी इन द लूप। ये एक कंडक्टिंग लूप है और उसके अंदर अगर इंड्यूस करंट पैदा होती है तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखें ये जो एक कंडक्टिंग लूप है इसमें ये करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ यानी कि बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसमें पैदा होने वाली इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईडी करंट यानी इंड्यूस करंट कोशिश करेगी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करे। तो वो तभी हो सकता है जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे, क्योंकि क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड देखें इनसाइड द पेज जा रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।